आज हम देखने वाले हैं काउंट सिंगेस्ट सन इज अ प्लेयर का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सामने वाले ओपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम अपने एम्परर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं जो अपनी रॉल की टीम भी होती है वो लोग भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रॉल नोटिस करता है कि जो अपनी रॉल के नाइट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे सामने वाले नाइट्स को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। रॉल बोलता है कि क्या फिलिप इन सबको संभालने के लिए इनफ नहीं है। वो बोलता है कि जो फिलिप है वो एक हाई क्लास का नाइट है और इसका लेवल 90 से अबव है और ये ऐसे 40-45 लेवल वालों को नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो सामने वाले नाइट की स्टेटस विंडो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल 71 हो चुका होता है। और रॉल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसका स्टेट ऐसे अचानक से बढ़ा कैसे। रॉल बोलता है कि क्या ये सब इसलिए तो नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी पे जो रेड टैटू है वो अपना इफेक्ट कर रहा है। वहीं जो रॉयल की टीम के बाकी के सारे नाइट्स होते हैं वो सारे के सारे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें एकदम अच्छे से टक्कर नहीं दे पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो जेक होता है वो बोलता है कि सर क्या मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इन सबको साथ में नहीं मार सकता क्या? अगर हम इनसे ऐसी फाइट करते रहे तो ये लोग हम पे ज्यादा हावी होते रहेंगे। वो बोलता है कि फिलिप और पियर्स भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग हल्के बहुत कंपटीशन में हैं। फिर उसके बाद रॉल अपने जेक से बोलता है कि जेक सुनो, पियर्स और फिलिप तो अभी संभाल ले रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा हमने प्लान बनाया था अगर यही सब चलता रहा तो हमारा प्लान एकदम अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन उतने में जो जेक होता है वो बोलता है कि नहीं, आप ये आखिर क्या कह रहे हैं? मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पियर्स उन नाइट्स को नहीं संभाल पा रहा है। मैं तो एकदम इजीली इनको निपटा दूंगा। और फिर उसके बाद जो जेक होता है वो अपने अच्छे खासे अमाउंट की पावर के साथ उनके ऊपर अटैक करता है और एक ही बार में 3-4 नाइट्स को मार गिराता है। और वहीं रॉल थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा लुक देते हुए अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। और फिर उसके बाद रॉल भी फाइट करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद जो जेक होता है वो बोलता है कि आखिर ये इतना ज्यादा वियर्ड है कि मास्टर रॉल ने कैसे फिगर आउट किया कि मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट क्या हैं। अब जो ओपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक नाइट बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लोग हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाएंगे क्योंकि रॉल की टीम वाले उन्हें बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन? वहीं वो लोग अपने मन ही मन में बोल रहे होते हैं कि ये लोग रेपियर्स को यूज कर पा रहे हैं और ये रेपियर वाली पावर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग रैंडल विस्काउंटी से हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इनकी स्वॉर्डमैनशिप मुझे थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही है। जहां तक मुझे लगता है मेरे ख्याल से रैंडल विस्काउंटी से तो नहीं है। अब उतने में जो अपना जेक होता है वो बोलता है कि तुम अभी बहुत जल्दी मरने वाले हो तो मरने से पहले आखिर तुम्हारे लिए जानना ज्यादा जरूरी क्यों है कि हम लोग कौन है? अगर तुम लोगों का अपना हो चुका हो तो क्या हम लोग दोबारा स्टार्ट करें फाइटिंग? तुम अंपायर के डॉग्स। अब उसके बाद वो जो सामने वाला नाइट होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इंपीरियल हाउंड्स को इंसल्ट किया। वहीं वो जो ओपोनेंट्स होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं कि ये लोग रॉल के ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि क्या ये बच्चा इनका लीडर है? और फिर उसके बाद जो नाइट होता है वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे एक आइडिया मिल चुका है सरवाइव करने का। और फिर उसके बाद वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग अपनी जान की बाजी लगा दो हमारे एम्परर के लिए, हमारे एम्परर के सम्मान के लिए। और उसका इतना बोलते ही जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। जो रॉल होता है वो बोलता है कि ये है ब्लैक सैक्रिफाइस। वहीं जेक और बाकी लोग जब उससे फाइट कर रहे होते हैं तो वो लोग महसूस करते हैं कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो हमें बताता है कि ये जो ब्लैक सैक्रिफाइस वाली स्किल होती है ये एक ऐसी स्किल होती है जिसकी मदद से कोई भी बंदा अपनी लाइफ एनर्जी और माना को बर्न और सेक्रीफाइस करके एब्टेन करता है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और उसे वो स्ट्रेंथ सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलती है। फिर उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये लोग जरूर कुछ और प्लानिंग कर रहे होंगे क्योंकि अगर इन लोगों ने
ये स्किल यूज करी है, इसका मतलब ये है कि इनका प्लान कुछ बहुत बड़ा होगा। वहीं उसके जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि रॉल सर प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिए। अब उसके बाद जो फिलिप होता है उसकी तरफ को एक बंदा अटैक करते हुए आता है और उसने जो आर्मर पहना होता है वो पावर आर्मर होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। और फिलिप समझ जाता है कि ये जो बंदा पावर आर्मर में आया है ये रॉल के पीछे है। वहीं जब फिलिप उसके ऊपर अटैक करता है तो जो फिलिप का अटैक होता है वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि उस आर्मर की जो फोर्स फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फिलिप रॉल से बोलता है कि सर वो आपकी तरफ को आ रहा है और उसे लग रहा होता है कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पावर आर्मर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उतने में ही अब जब वो बंदा रॉल के ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक तो एकदम पूरी जान से करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसी के आर्मर का हाथ टूट चुका है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसा हुआ, और वो देखता है कि जो रॉल होता है उसके पास भी उसका एक पावर आर्मर होता है और वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, तू भी एक पावर आर्मर यूजर है। और जो रॉल का पावर आर्मर होता है वो शिफ्टिंग पार्ट्स वाला होता है, मतलब जरूरी नहीं होता कि वो रॉल उसको पहने रखे, वो उसको कभी भी हटा सकता है। और वो बंदा बोलता है कि इसके पावर आर्मर को देख के ऐसा लगता है कि इसका जो पावर आर्मर है ये F क्लास का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है जब ये अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब रॉल होता है वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो अचानक से उसकी बॉडी एकदम रुक सी जाती है, मतलब जिसको पैरालाइज बोलते हैं ना वो जाती है उसकी बॉडी। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जैसे ही मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला था उतने में ही मेरी बॉडी अचानक से सुन्न हुई। वो बोलता है कि मैं एक स्किल का यूज करने वाला था जिसका नाम है फ्लैश, लेकिन अचानक से मुझे एक मैसेज पॉप अप होता है और मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता हूँ। और फिर उसके बाद उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि तुमने एक हॉस्टाइल पावर आर्मर को एनकाउंटर किया है और जो तुम्हारा यूजर क्वालिफिकेशन है उसको जज करते हुए तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिला है जिसका नाम है स्वॉर्ड एक्सपर्ट मिडिल क्लास साइकोकाइनेसिस। जिसकी वजह से उसने जो स्किल ऑब्टेन करी होती है वो होती है रैग्नेटर, और रैग्नेटर वही होता है मतलब जो उसका पावर आर्मर था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है वो। और फिर उसके बाद उसका एक फुल्ली पावर आर्मर एक्टिवेट हो जाता है। और वहीं अब हमें पावर आर्मर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। हमें पता चलता है कि जो पावर आर्मर होता है वो एक ऐसा बैरियर होता है जो कि ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल अटैक को ब्लॉक करता है। ये एक ऐसी डिफेंस स्किल भी है जो कि एटलीस्ट 3 मैजिक सर्कल को तो कैंसिल कर ही सकती है, मतलब इतना सह सकती है वो। जो पावर आर्मर होता है उसमें एक मिस्टीरियस कोर होता है जो कि किसी भी यूजर के माना और फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाता है, चाहे सामने वाले प्लेयर का लेवल कितना भी ज्यादा हाई क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने पावर आर्मर पहना है तो तुम उसको एकदम आराम से हरा दोगे। लेकिन जो पावर आर्मर होता है वो एनपीसीज के लिए होता है, और अगर तुम कॉन्टेक्ट के विलेजर हो तो ये तुम्हारे लिए है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका ये ड्रीम होता है कि वो पावर आर्मर को इक्विप करें। जो एनपीसीज होते हैं मतलब न्यू प्लेयर्स वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए ये एक ड्रीम होता है, क्योंकि अगर वो इसको पहन के फाइट करें तो फिर वो किसी भी हायर लेवल वाले प्लेयर को भी आउटबर्स्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रॉल भी बोलता है कि तो फाइनली अब मैंने भी वो आर्मर पहना है जो कि बहुत सारे प्लेयर्स का ड्रीम होता है। वहीं जो ओपोनेंट में पावर आर्मर वाला बंदा होता है वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे अटैक्स इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। वो रॉल के ऊपर जितने भी अटैक कर रहा होता है रॉल उसके सारे के सारे अटैक्स को डिफेंड कर रहा होता है। और फिर उसके बाद रॉल शूटिंग स्टार वाली टेक्निक का यूज करता है और उस टेक्निक की मदद से वो उस ओपोनेंट पावर आर्मर वाले का पूरा बैरियर तोड़ देता है। वो बंदा एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इसने मेरा बैरियर तोड़ दिया। और वो बोलता है कि क्या अब यहाँ पे मेरा एंड है, और वो एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि अगर ये सब कुछ हो भी रहा है तो मैं अकेले मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो भी उसी कोड वर्ड का यूज करता है कि ऑनर टू द अंपायर। और फिर उसके बाद उसकी बॉडी में भी वही फ्यूजन टाइप का होने लग जाता है जो ट्रांसफॉर्म होती है बॉडी। रॉल बोलता है कि जो इसकी बॉडी है वो इसके पावर आर्मर के साथ फ्यूज हो रही है। अब उसके बाद उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि रैग्नेटर ने एक फॉरबिडन पीस ऑफ पावर को डिटेक्ट किया है। रॉल बोलता है क्या, आखिर इसका मतलब क्या हुआ। सिस्टम उसे बताता है कि रिलीजिंग पार्ट ऑफ द सील ड्यू टू एन ओथ। और फिर उसके बाद रॉल की बॉडी में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है, मतलब जो उसकी बॉडी होती है उसमें अलग ही टाइप की जैसे एनर्जी एंटर कर रही होती है। और हमें पता चलता है कि सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि रैग्नेटर टेम्परेरी अपना रियल फॉर्म दिखाएगा। और फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो एकदम रियल पावर आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड भाई साहब ये वाले रॉल को देखो, एकदम जैसे रोबोट टाइप का नहीं होता कोई, डिट्टो वैसा ही लग रहा है। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म हो जाता है।